everyone, welcome to my channel. Today in this video, I'm going to analyze Unit 3rd. In the previous videos, I have already analyzed Unit 1 and Unit 2nd. So if you haven't watched those videos, then please go and watch it. So in Unit 1st, we looked at the emergence of Greek theatre. We looked at the major Greek playwrights, then tragedy as a literary terms, and the four basic elements of tragedy, which are mimesis, catharsis, peripeteia, and anagnorisis. In Unit 2nd, we looked at the analysis and summary of Oedipus Rex. At the same time, we also saw the importance ऑफ द कोरस कोरस का क्या इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी एंड इस यूनिट में वी आर गोइंग टू पर्टिकुलरली लुक एट द एरिस्टोटल्स थ्री यूनिटीज एरिस्टोटल ने थ्री यूनिटीज के बारे में बात की है अपनी वर्क पोएटिक्स में तो उसको हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे इसकी यूनिट में एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू एनालाइज वेदर इडिपस रेक्स follows these three unities. Okay, so before we start analyzing this unit, let us quickly know who Aristotle was. Aristotle कौन थे? So Aristotle was a Greek philosopher and a poet. वो एक Greek philosopher और poet थे and he lived in the classical period of ancient Greece. जब ancient Greece में classical period हो रहा था, ठीक है, चल रहा था, तब Aristotle उस टाइम पे अपनी poetry, अपनी works लिखे थे, ठीक है, उस टाइम पे वो थे एंड ही वॉज ए डिसाइपल ऑफ प्लेटो यानी कि वो प्लेटो के स्टूडेंट रहे हैं एंड एरिस्टोटल ने अपनी एकेडमी भी खोली थी एंड एरिस्टोटल का कंट्रीब्यूशन हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स बहुत सारे एरियाज में देखने को मिलता है सो ही हैज़ रिटन ऑन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स ही हैज़ रिटन ऑन physics, chemistry, aesthetics, theater, art, music, poetry, linguistics, politics and government and many more. ठीक है तो इन सभी एरियाज में एरिस्टोटल का कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है ठीक है तो एज आई टोल्ड यू एरिस्टोटल वाज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो ये प्लेटो के स्टूडेंट थे एंड प्लेटो भी एक पोएट थे ठीक है पोएट एंड फिलोसोफर थे तो प्लेटो ने अपने वर्क रिपब्लिक में पोएट्स के बारे में कहा है एक्चुअली प्लेटो को पोएट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे एंड प्लेटो वांटेड टू बैनिश ऑल द पोइट्स फ्रॉम हिज आइडियल वर्ल्ड वो अपने आइडियल वर्ल्ड से सारे पोइट्स को बैनिश कर देना चाहते थे एंड पोइट्री के खिलाफ उनकी एक जो पॉइंट ऑफ व्यू थी वो क्वाइट नेगेटिव थी एंड ही यूज टू से कि पोइट्री इज अ मियर इमिटेशन ऑफ आर्ट ठीक है पोइट्री क्या है एक इमिटेशन है आर्ट का ठीक है देयर इज नथिंग रियल इन पोइट्री नोबडी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम पोइट्री इट इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन इट्स ऑफ नो यूज प्लेटो ये सब कह रहे थे ठीक है एंड प्लेटो अपने वर्क द रिपब्लिक में थ्योरी ऑफ इमिटेशन के बारे में भी बात की है माइमेसिस के बारे में भी बात की है तो उनके वर्क के रिस्पॉन्स में एरिस्टोटल ने अपना एक वर्क लिखा था विच इज द पोएटिक्स एंड अभी तक एरिस्टोटल का ये सबसे फेमस वर्क है द पोएटिक्स जब हम लोग इंडियन क्लासिकल ड्रामा पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने नाट्य शास्त्र के बारे में पढ़ा था तो नाट्य शास्त्र कोई एक नॉवल या ड्रामा नहीं है नाट्य शास्त्र इज अ ड्रामेटर्जी यानी ड्रामा कैसे होना चाहिए कैसे नहीं इट इज़ एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ड्रामा ठीक है तो उसी तरह से द पोएटिक्स में भी एरिस्टोटल ने पोइट्री को कैसे लिखा जाना चाहिए ठीक है ड्रामास के बारे में ट्रेजेडीज के बारे में बहुत सारी थ्योरीज को कॉइन आउट किया है बहुत सारी थ्योरीज के बारे में बात की है उन्हीं में से उन्होंने थ्री यूनिटीज को भी पुट फोर्थ किया था सो ही पुट फोर्थ द थ्री यूनिटीज इन हिज वर्क द पोएटिक्स तो थ्री यूनिटीज कौन कौन से हैं यूनिटी ऑफ टाइम यूनिटी ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ प्लेस अभी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इस यूनिटीज का मतलब क्या है So, in his famous work, The Poetics includes the theory of imitation mimesis, and as I told you कि ये जो वर्क है पोइटिक्स ये प्लेटो के वर्क रिपब्लिक के रिस्पॉन्स में लिखी थी एंड इसमें भी एरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ इमिटेशन माइमेसिस के बारे में बात की है एंड ही हैज़ सेड कि जो पोइट्री है वो एक्चुअली में हम लोग इमेजिन मतलब इंस्पिरेशन ले सकते हैं उससे एंड इमेजिनेशन इज नॉट अ बैड थिंग ठीक है इमेजिनेशन इज अ यूनिक क्वालिटी दैट ह्यूमंस ओनली पोजेस एनिमल्स डू नॉट इमेजिन ठीक है एनिमल्स में इमेजिनेशन नहीं होती है सिर्फ ह्यूमंस में होती है सो इट्स अ यूनिक थिंग एंड पोइट्री इज अ गुड थिंग ठीक है तो पोइट्री के समर्थन में एरिस्टोटल ने बात की है एंड
थ्योरी ऑफ इमिटेशन के साथ साथ उन्होंने कैथारसिस, पेरिपेचिया, एनाग्नोसिस, थ्री यूनिटीज एंड बहुत सारी अदर थ्योरीज के बारे में भी बात की है इन हिज वर्क दी पोएटिक्स। ठीक है, तो ये था इनका वर्क दी पोएटिक्स एंड दी थ्री यूनिटीज। लेकिन ये जो थ्री यूनिटीज है, ये पहले ग्रीक ड्रामा में, ट्रेजेडी में बहुत रिलीजियसली फॉलो किया जाता था। हर एक, अगर आप ड्रामा को उठा लें, ग्रीक ट्रेजेडी, ग्रीक प्ले को, तो उनमें से मोस्ट ऑफ द प्लेज जो होता था उसमें थ्री यूनिटीज़ देखने को मिलती थी। लेकिन अभी जो मॉडर्न ड्रामा है इसमें ये यूनिटीज़ स्ट्रिक्टली फॉलोड नहीं होती है। हो सकता है सिर्फ एक यूनिटी मिले या दो, मतलब सभी यूनिटीज़ नहीं होती हैं मॉडर्न ड्रामास में। जैसे अगर शेक्सपियर का प्ले हम लोग देख लेते हैं तो उसमें जैसे कि एक्शंस चेंज होती है, ठीक है, एंड जो प्ले होता है उसको 24 आवर्स में के अंदर रैप अप नहीं की जाती है। उसके बाद टाइम फ्रेम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर जैसे हम लोग शकुंतला का एग्जांपल ले, अभिज्ञान शकुंतला, जो कि हम लोग उसे पढ़ चुके हैं, तो अच्छा से हम लोग समझ पाएंगे अगर उसका एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे अगर आप शकुंतला पढ़ें, ठीक है, तो उसमें भी एक्शन जो है वो चेंज होता है, राइट, एक एक्शन नहीं रहता उसमें। उसके बाद फिर टाइम फ्रेम भी चेंज होता है। जैसे अभिज्ञान शकुंतला में दुष्यंत और शकुंतला का मिलन होता है, उसके बाद फिर वो लोग 6 साल के लिए अलग रहते हैं। तो 6 साल का इसमें टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो टाइम फ्रेम भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, 24 आवर्स में नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद प्लेस चेंज होता है, कभी अर्थ में, कभी हेवन में, ठीक है, कभी यहाँ कभी वहाँ, ठीक है, प्लेसेस भी चेंज होती है। तो ये जो थ्री यूनिटीज़ है, ये हमें हर जगह देखने को नहीं मिलती है, स्पेशली मॉडर्न ड्रामाज में तो देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अर्लियर जो ग्रीक ड्रामाज हुआ करती थी, ग्रीक प्लेस हुआ करती थी, उसमें ये यूनिटीज़ को रिलीजियसली फॉलो किया जाता था। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि ये थ्री यूनिटीज़ क्या क्या है। तो उनमें से पहला है यूनिटी ऑफ टाइम। यूनिटी ऑफ टाइम ये कहता है कि कोई भी जो प्ले है उसको 24 आवर्स यानी 24 घंटा के अंदर क्या होना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। एंड इसका पर्पस क्या है, सपोज कि अगर आप एक ट्रेजेडी देख रहे हैं, ठीक है, आप एक ट्रेजेडी देख रहे हो, तो ट्रेजेडी में जितने भी इमोशंस इवोक होती है, ठीक है, तो आपके अंदर में भी वो इमोशंस क्या होती है, इवोक होती है। अगर टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा रहेगा तो वो सेंस ऑफ अर्जेंसी आपके अंदर नहीं आएगी, ठीक है, वो इमीडिएसी क्या होता है अंदर चला जाता है, ठीक है, सेंस ऑफ अर्जेंसी कहीं चली जाती है। तो वो सेंस ऑफ अर्जेंसी को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, नैरेटिव में इंटेंसिटी को गेन करने के लिए यूनिटी ऑफ एक्शन को क्या किया जाता था, फॉलो किया जाता था। ठीक है, सो दिस इज यूनिटी ऑफ टाइम, यानी कि कोई भी प्ले 24 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए। फिर है यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन, एक्शन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जैसे एक्शन फिल्म में मार पीट होती है, हीरो आता है विलन के साथ लड़ाई करता है, नहीं। एक्शन का मतलब होता है कि अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है, मतलब जैसे कि कोई एक इवेंट है, ठीक है, वही इवेंट होना चाहिए, कोई और दूसरा इवेंट नहीं आना चाहिए। जैसे हम लोग यूनिट सेकंड में इडिपस रेक्स तो पढ़ चुके हैं, तो इफ आई गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम देयर सो यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। सो इडिपस रेक्स में क्या होता है, वो प्ले ओपन होता है और हमें बताया जाता है कि सिटी ऑफ थीव्स में प्लेग फैल चुका है, राइट। एंड वो प्लेग क्यों फैलता है, बिकॉज जो किंग लायस का जो मर्डर है वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है, एंड दैट मर्डरर हैज़ नॉट बीन पनिश्ड येट। तो वहाँ से वो जो एक्शन शुरू होता है, उसके बाद ख़त्म कब होता है, वो मतलब इन्वेस्टिगेशन से शुरू होता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एक्शन, एक ही एक्शन देखने को मिलता है, राइट। उसमें फिर हमें इडिपस और जोकास्टा का लव सीन नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद फिर इडिपस की चाइल्डहुड देखने को नहीं मिलती। एक्शन चेंज तो नहीं होता है, एक्शन एक ही रहता है। सो दैट इज एक्शन, राइट। एक स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, इवेंट्स को फॉलो किया जाता है। सो दैट इज एन एक्शन, दैट इज द यूनिटी ऑफ एक्शन। तो यूनिटी ऑफ एक्शन को मेंटेन इसीलिए किया जाता था ताकि जो नैरेटिव में इंटेंसिटी गेन हो, जो ऑडियंस में जो इमोशन इवोक हो रही है वो बरकरार रहे, ठीक है, कैथारसिस प्रॉपर तरीके से हो। अगर एक्शन चेंज होगा देन ड्रामेटिक टेंशन आ जाएगा, ठीक है, ड्रामेटिक रिलीफ आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रेजेडी का जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो किया जाता था, राइट।
एंड जो नैरेटिव है, ठीक है, नैरेटिव दो तरह की होती है, एक लीनियर नैरेटिव और एक नॉन लीनियर नैरेटिव। तो लीनियर नैरेटिव में क्या होता है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट हमें देखने को मिलता है, एक के बाद चीज़ें होती है। एंड नॉन लीनियर नैरेटिव में कभी ये हो जाता है तो कभी वो हो जाता है, ठीक है, एक सीक्वेंस नहीं देखने को मिलता है, एक क्रोनोलॉजी नहीं देखने को मिलता है, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर। जब हम लोग 103 पढ़ेंगे इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, जब हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश जब हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें एक नॉवल है बाइंडिंग वाइन, ठीक है। तो उसमें हमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। रीडर अभी अपने बारे में बात कर रही थी, कुछ समय बाद वो अपने पास्ट के बारे में बात कर रही है, कुछ समय बाद वो अपनी सास के बारे में बात कर रही है, ठीक है। तो ये नॉन लीनियर क्या है, नैरेटिव है, यानी कि एक सीक्वेंस को मेंटेन नहीं किया जाता है, ठीक है, एक क्रोनोलॉजी को मेंटेन नहीं किया जाता है, तो दैट इज नॉन लीनियर। एंड लीनियर का मतलब क्या होता है कि एक क्रोनोलॉजी को मेंटेन किया जाता है, एक सीक्वेंस को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो जो इडिपस रेक्स है वो क्या है, लीनियर नैरेटिव है, ओके। नाउ यूनिटी ऑफ प्लेस। सो यूनिटी ऑफ प्लेस ये कहता है कि कोई भी जो ट्रेजेडी या प्ले हो रही है वो एक ही जगह में होनी चाहिए। यानी कि अगर सभा, सभा का अगर एनवायरनमेंट है तो वहीं पे पूरा प्ले शुरू भी होना चाहिए, ख़त्म भी होना चाहिए। सभा से फिर गार्डन में वो प्लॉट चेंज नहीं होना चाहिए या कहीं और शिफ्ट नहीं होना चाहिए। जो प्लेस है उसी प्लेस में शुरू होगी ड्रामा, एंड उसी प्लेस में क्या होगी, ख़त्म होगी। अगर सभा का एनवायरनमेंट है तो वहीं पे सब कुछ होगा। अगर स्वर्ग का है, हेवन का है, तो वहीं पे प्ले शुरू होगा, वहीं पे एंड होगा। तो एक ही प्लेस में क्या होता था, ट्रेजेडी को शुरू किया जाता था और वहीं पे ख़त्म किया जाता था। इसका एक और रीज़न ये था कि पहले, एज आई टोल्ड यू, कि पहले ट्रेजेडी में सिर्फ एक कैरेक्टर हुआ करता था और कोरस के साथ वो इंटरेक्ट करता था। लेकिन एस्किलर, जिसको फादर ऑफ ट्रेजेडी भी कहते हैं, वो सेकंड कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन करता है, मतलब सेकंड कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर होते हैं उनके प्लेस में और कोरस होता है। एंड सोफोकल्स ने तीसरे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था। तो उसके प्लेस में हमें एक स्टेज में एक टाइम पे तीन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं और कोरस होता है, ठीक है। तो ये जो तीन कैरेक्टर है, बहुत बार क्या होता है कि एक ही कैरेक्टर दो तीन रोल्स को प्ले कर रहे हैं। एंड ग्रीक ट्रेजेडी में, ग्रीक ड्रामा में एक चीज़ एसेंशियल हुआ करता था, वो था मास्क। यानी कि डिफरेंट तरह का मास्क पहनते थे कैरेक्टर्स, क्योंकि पहले जो ग्रीक प्लेस में औरतों को पार्टिसिपेट नहीं किया जा, अलाउ नहीं था उनका पार्टिसिपेशन। यानी कि वुमेन कैन नॉट टेक पार्टिसिपेशन इन ग्रीक प्लेस, ठीक है। तो जो मैन होते थे वो फीमेल का रोल निभाते थे, एंड जो मैन होते थे वो मैन का रोल तो निभाएंगे ही। तो फीमेल का रोल निभाने के लिए उनको मास्क चाहिए होता था। तो अलग अलग रोल के लिए अलग अलग मास्क पहनते थे, एंड एक ही कैरेक्टर मोर देन वन रोल को क्या करते थे, प्ले करते थे। तो अगर मान लीजिए कि ये अगर प्लेस चेंज हो रहा है, ठीक है, अभी यहाँ पे हो रहा था प्ले, मान लीजिए कोर्ट में हो रहा था, अभी गार्डन में हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो सारे सेटिंग को लेके जाना, सारे सेटिंग को चेंज करना, तो इट विल टेक सम टाइम। एट द सेम टाइम कैरेक्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, अलग अलग कॉस्ट्यूम को पकड़ो, पहनो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो टेंशन बनी होती है ना, ड्रामेटिक ड्रामा हम लोग जब देख रहे हैं, जब टेंशन बनी होती है, तो ये सब करेंगे ना तो वो टेंशन मतलब रिलीज हो जाता है। सपोज आप एक बहुत ही अच्छा एकदम हॉरर मूवी या बहुत इमोशनल सा सीन देख रहे हैं और आप रो रहे हैं, ठीक है, वो इमोशनल सीन देख के, एंड क्या होता है, सडनली एक एडवर्टीजमेंट आ जाता है। अब वो एडवर्टीजमेंट देखते देखते आप तो डाइवर्ट हो गए, आपका जो पूरा अटेंशन था वो तो डाइवर्ट हो गया, ठीक है। अब फिर से वो एडवर्टीजमेंट खत्म होगा, फिर से आप वो इमोशनल सीन देखेंगे तो उतना वो टेंस माहौल नहीं होगा, ठीक है। उस एडवर्टीजमेंट ने क्या किया, आपके टेंशन को क्या किया, रिलीज कर दिया, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ प्लेस में भी, प्लेस का भी फॉलो करने का यही एक रीज़न था कि जो ड्रामेटिक टेंशन है वो बना रहे, ठीक है, ड्रामेटिक टेंशन रिलीफ ना हो, ठीक है, देयर शुड बी नो काइंड ऑफ ड्रामेटिक रिलीफ। तो इसका पर्पस ये था यूनिटी ऑफ प्लेस का। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ अब हम लोग ये देखेंगे कि एडिपस रेक्स में थ्री यूनिटीज कैसे फॉलो करती है।
ठीक है। तो पहला है यूनिटी ऑफ टाइम इन एडिपस रेक्स। तो एज यू ऑल नो एडिपस रेक्स शुरू होता है प्ले एंड ख़त्म हो जाता है विद इन 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में ही ये प्ले शुरू होता है और ये प्ले ख़त्म हो जाता है। तो एडिपस रेक्स में यूनिटी ऑफ टाइम हमें देखने को मिलता है। तो ये पूरे सेक्शन में यही लिखा हुआ है एंड थोड़ा सा फिर स्टोरी भी दिया गया है एडिपस रेक्स का। सो आई होप कि आप लोगों ने यूनिट सेकंड तो देख ही लिया है, सो आई डोंट नीड टू tell this story again, so you kindly read it on your own. Okay, so the next is unity of action in Oedipus Rex. तो as I just told you कि Oedipus Rex में unity of action भी देखने को मिलता है, यानी कि थ्रू आउट द ट्रेजेडी वी कैन सी ओनली वन एक्शन। ठीक है, सिर्फ एक ही एक्शन हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे एक्शन का रेफरेंस मारपीट से नहीं है। ठीक है, कि हीरो और विलन के बीच में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। नो, दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ एक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज एक्शन विच इज इवेंट, विच इज इंसिडेंट, मतलब एक इवेंट और एक ही इंसिडेंट के बारे में ये पूरा ट्रेजेडी है, विच इज कि इडिपस रेक्स जो है वो कैसे शुरू होता है। सिटी ऑफ थीव्स में प्लेग फैल गया है एंड जो इडिपस है वो मर्डरर को ढूंढ रहे हैं एंड वहीं पे ख़त्म हो जाता है जब मर्डरर उसको मिल जाता है, विच इज़ इडिपस हिमसेल्फ। एंड वहीं पे ट्रेजेडी ख़त्म हो जाती है एंड विद द हेल्प ऑफ flashback and flash forward we got to know the childhood of Oedipus, we got to know the different mysteries of Oedipus। ठीक है, तो फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड के ज़रिए हमें ये सब के बारे में पता चलता है। सो एडिपस रेक्स में हमें यूनिटी ऑफ एक्शन देखने को मिलता है, राइट। फिर हमें यूनिटी ऑफ प्लेस देखना है एडिपस रेक्स में। तो एडिपस रेक्स में भी हमें यूनिटी ऑफ प्लेस देखने को मिलता है एंड एडिपस रेक्स जो प्ले है वो कोर्ट में ही होता है। ठीक है, सिटी ऑफ थीव्स के कोर्ट में ही होता है, वहीं पे शुरू होता है एंड वहीं पे खत्म हो जाता है। सो वी कैन से दैट इन एडिपस रेक्स देयर इज अ यूनिटी ऑफ प्लेस। ठीक है, सो इन शॉर्ट वी कैन सी all the three unities in Oedipus Rex। So Oedipus Rex में वो सारे यूनिटीज हैं जो एरिस्टोटल ने अपनी बुक द पोएटिक्स में कहा था। एंड आपको एक बात ये बता दूं कि एरिस्टोटल ने सबसे पहले थ्री यूनिटीज नहीं दी थी। सबसे पहले सोफोकल्स एस्किलस ने अपने प्लेस लिखे थे, ग्रीक प्लेस लिखे थे। उसके बाद एरिस्टोटल ने सोफोकल्स के प्लेस को स्टडी किया एंड उसके बाद उन्होंने ये सब थ्योरीज अपने बुक दी पोएटिक्स में लिखा। ये सब पहले नहीं लिखा गया था। ये सब वो सारे प्लेस को स्टडी किए पूरे अच्छे से एरिस्टोटल ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, प्ले में क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। अ प्ले शुड बी डिवाइडेड इनटू एक्ट एंड सीन्स। अ प्ले शुड मेंटेन थ्री यूनिटीज, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, एंड तीनों यूनिटीज क्यों होना चाहिए उसका रीजन भी in order to maintain the dramatic tension and to gain intensity in the narrative एंड कैथारसिस, पेरिपीचिया, ये सब। तो एरिस्टोटल का जो थ्योरीज है वो मेनली सोफोकल्स के ऑब्जर्वेशन, सोफोकल्स के प्लेस के ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो वो सबसे पहले वो सोफोकल्स के प्लेस को ऑब्जर्व करते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं, उसके बाद ये थ्योरीज को लिखते हैं, right? So I hope you understood everything and you read it on your own. And if you face any problem, then please mention it in the comment section below. I will surely address them. Till then, I'm signing out and happy learning.